नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 में आज इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं, एक बेहतरीन कलाकार हैं और उन्होंने सफलता के इतने आयाम चूमे हैं अपनी मेहनत के बल से। बहुत मेहनत करके उन्होंने एक खास जगह पाई है और मल्टी टैलेंटेड हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ गजेंद्र चौहान जी को। और सबसे बड़ी बात, महाभारत में जो उनका कैरेक्टर था, उसमें उन्होंने उस कैरेक्टर को उन्होंने जिंदा कर दिया। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे शो में। इट्स प्रिविलेज टू हैव यू हियर। प्रिविलेज टू हैव यू हियर। थैंक यू काजल जी। आपके तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हमारे कार्यक्रम में जो बातें होंगी उन्हें पसंद आएंगी। सर मेरा पहला सवाल यही होगा, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हमारे जो यंग परफॉर्मर्स हैं उन तक जो इंस्पिरेशनल जर्नी है हमारी शख्सियतों की, उन तक पहुंचती है, उनको अपने आप में एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो आपका जो सफर रहा है, आपकी जो यात्रा रही है कला के क्षेत्र में, हम भी इसका हिस्सा बने। कला के क्षेत्र की जो मेरी लड़ाई है वो करीब पिछले 38 सालों की है। उससे पहले बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे थी। मेरे गांव में थी, मेरे स्कूल में थी, मेरे कॉलेजेस में थी, मेरे इंस्टीट्यूट में थी। और फिर पदार्पण हुआ मुंबई की ओर। और मुंबई आने के बाद लगा कि हम लोग एक बहुत बड़े सागर में आ गए हैं। कला का जो सागर है हम उसमें आगे हैं। तो इस कला के सागर में कैसे तैर के निकलना है, डूबना नहीं है हमको। तो दूसरा शहर हो, आपकी जेब में पैसे ना हो, आपके पास काम ना हो, तो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कुछ चीजें। लेकिन कलाकार जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कलाकार जो होता है, आने वाले कल को जो आकार देगा वही कलाकार कहलाएगा। तो इतनी हिम्मत, साहस और अपने आप में अकेले खड़े रहने के लिए जो व्यक्ति लायक हो, जो काबिल हो, वो कलाकार होता है। कलाकार कमजोरियों से नहीं बनता है, साहस से बनता है, हिम्मत से बनता है। और देखिए, अलग अलग समस्याएं आती हैं जब आप नया करियर शुरू करते हैं कलाकार के रूप में, चाहे वो स्टेज हो, फिल्में हो, टेलीविजन हो। कला का जो क्षेत्र है एक ही तरह का है करीब करीब। और आपको परफॉर्मेंस करना है, ये है कि उसमें अलग अलग समय पे अलग अलग पैसे का मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, स्टेज पे बहुत कम पैसा मिलता है क्योंकि वहाँ अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद अब आप कमर्शियल में आ जाते हैं या आर्ट फिल्मों की तरफ करते हैं, तो आर्ट फिल्मों में भी पैसा कम होता है, लेकिन परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं। मैं तमाम कलाकारों से यही कहना चाहूंगा, चाहे वो स्टेज से जुड़े हों, फिल्म से जुड़े हों, सिनेमा से जुड़े हों, टेलीविजन से जुड़े हों, इसके लिए एक पैशन होना चाहिए। जो आपका अचीवमेंट होता है उसके लिए पैशन बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर पैशन की मात्रा कम है तो आप अचीव उतना नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर ऐसा पैशन होना चाहिए, कम वॉट में कुछ भी हो जाए। मुझे मैं अगर अपनी थोड़ी सी जर्नी का आपके सामने जिक्र करूं तो यही है कि मैंने एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, दिल्ली के एक छोटे से गांव से। और मेरे गांव में ये कहा जाता था कि वहाँ सपने में भी जो है मुंबई नहीं सोचते हैं, ना देखते हैं। और वहां से मैं पहला उस समय सो कॉल्ड लड़का निकला और मुंबई पहुंचा और अपनी बल्कि मैं आपको एक पहला किस्सा ये बताऊं कि मुंबई जब ट्रेन से मैं पहली बार स्टेशन के ऊपर उतरा था तो मुझे ये नहीं मालूम था कि बाहर जाने का रास्ता किधर है। तो यहाँ से मैंने अपनी लड़ाई शुरू की और चलते चलते यहाँ आज तक पहुंचे हैं आज। और अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे रास्ते हैं। मैं उन तमाम बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने अंदर के पैशन को मत मरने दीजिए, पैशन को जीवित रखिए। और अगर आप में कला का वाकई में मादा है, उस लेवल का है, तो आप फेलियर नहीं हो सकते। ये असंभव है बात। आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस का मापदंड हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। कोई सोचता है मैं स्टार बन गया, कोई सुपरस्टार बन गया, कोई किस लेवल का आर्टिस्ट बन गया, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी अगर आपके अंदर कला के प्रति पैशन है तो। और कलाकार जैसे ही आप बनते हैं, जब फेमस होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। उसमें यह है कि जैसे मैंने एक रोल किया, अगर मैं पब्लिकली गलत काम करने लगूं या कुछ, तो एक छवि जो है उस किरदार की जो इतनी लार्जर देन लाइफ थी उस पे बिल्कुल जी। दाग लगेगा। तो इसलिए
कलाकारों को चाहिए कि पैशन के साथ काम करें। एक चीज और थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो भी आप काम करें उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी के साथ करें उसको। जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो कैमरा आपकी सच्चाई और झूठ दोनों को पकड़ लेता है। स्टेज पे जब होते हैं तो ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि आर्टिस्ट जो है आर्टिफिशियली परफॉर्म कर रहा है। जिसको एक प्रैक्टिस करते करते ऐसे कहते हैं कि डूब जाना चाहिए उस रोल में उस वक्त। और मैं बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन जो है वो कला के क्षेत्र में जाके किसी रोल को करना है। उस वक्त ना आपको माँ बाप याद आते, ना भाई बहन याद आते, ना बच्चे याद आते हैं। आप उस रोल के सिवाय आपको कुछ याद नहीं आता। तो इससे बड़ा मेडिटेशन नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब हम अलग अलग तरह के लोग शूटिंग में करके रोल अलग अलग करके जब घर पहुंचते हैं तो शाम को इतनी शांति मिलती है जिसका कोई हिसाब नहीं। और लगता है कि मैंने आज कुछ अचीव किया। वो बहुत ही एक ऐसी अनुभूति होती है कि लगता है कि अ, मतलब शायद मैं कहता हूँ कि इंसान का जन्म भाग्य से मिलता है, लेकिन कलाकार का जन्म जो है वो सौभाग्य से मिलता है। और अगर आप और भी दुनिया में नाम कमाए तो फिर 100 सौभाग्य जब इकट्ठे होते हैं तो आप उस मुकाम को हासिल। तो बच्चों से यही क्या कहना कि बात है। छोड़िए मत, अपने पैशन को मत छोड़िए। क्या बात सर, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। कला वाकई ही मेडिटेशन है। सर आपने कहा पैशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपने आपकी जगह तालीम की बात करें, पढ़ाई की बात करें, आपने सर सिटी स्कैनिंग में स्पेशलाइजेशन की है, आपने आईएएस के लिए प्रिपरेशन की है, तो पढ़ाई कितना जरूरी है? क्योंकि कई बार ये होता है कि जो देखा जाता है, जो आम बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, हमें अभिनय में जाना है तो पढ़ना जरूरी नहीं है। आप क्या कहेंगे? आपने तो इतना कुछ, इतनी तालीम हासिल की आपने, और फिर आप इस तरफ आए, क्या कहेंगे? देखिए, जो मुंबई के बाहर से लोग आते हैं अक्सर, या जी। मुंबई के भी लोग जो इस लाइन में आना चाहते हैं, मेरी सजेशन यही है कि आपके पास फॉल बैक के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी कारण सक्सेस नहीं हो पाए तो फिर आप ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी ना रहे। तो हम लोग 4 भाई 4 बहनें, मैं सबसे छोटा था घर में। तो फादर साहब यही चाहते थे कि एजुकेशन हो जाए, उसके बाद आप जो मर्जी कीजिए। एजुकेशन जो है आपको वो मैच्योरिटी लेवल देती है लाइफ में, वो समझ देती है कि आप समस्याओं से जूझ सकें, आप अपना रास्ता खुद बना सकें। तो एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। और हमारे फादर का एक बहुत पुराना स्लोगन होता था, जो आज मैं देखता हूँ सरकार में भी कहीं ना कहीं आता है। मैंने ये वर्षों पहले अपने फादर के मुंह से सुना था कि पढ़ो और बढ़ो। क्या बात। तो एजुकेशन जो है वो आपको आगे बढ़ने में सहायक होती है। बेसिकली आपको दुनिया की चीजों से अवगत कराती है, दुनिया को बताती है आप किस सिचुएशन में किस तरह से क्या हैंडल करना। इसलिए मुझे लगता है बेसिक एजुकेशन हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। एजुकेशन लेवल होगा तो आप चीजों को बेहतर, दूसरों से बेहतर समझ पाएंगे। इसलिए एजुकेशन मस्ट है एक्चुअली हर व्यक्ति के लिए। मैंने मुझे मुंबई का रास्ता नहीं पता था, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। मैं जब जिंदगी शुरू किया तो मैं एम्स में मेरा एडमिशन हो गया था रेडियोग्राफी में। मैंने वहां से डिप्लोमा किया और उसके बाद सीटी स्कैन स्पेशलाइजेशन जो है, सीटी स्कैन एक नई चीज आई थी उन दिनों। तो दुनिया हिंदुस्तान के जो चुनिंदा पहले लोग हैं जिन्होंने 3 4, समझिए उनमें से मैं एक था, जिन्होंने सीटी स्कैन में स्पेशलाइजेशन किया था। इसको ब्रेन स्कैनिंग बोलते हैं। आज तो बहुत कॉमन हो गया है, उसके बाद तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो गया, एमआरआई आ गया, अल्ट्रासाउंड आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन उस समय सीटी स्कैन अपने आप में एक बहुत ही सुविधाजनक नई चीज आई थी। और ब्रेन स्कैनिंग जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ था, और वो एम्स में था एक्चुअली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जी। जो है। और उसका इंचार्ज मुझे बनाया गया था, तो मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन किया था। तो मेरे पास फॉल बैक के लिए बहुत बड़ा स्कोप था। मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी किया, उसके बाद डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स और मेन दोनों क्लियर किया, इंटरव्यू में फेल हुआ। सेकंड टाइम फिर प्रीलिम्स और मेन क्लियर किया, फिर इंटरव्यू में फेल हुआ। तो मुझे लगता कि शायद योग नहीं बन रहा है। और उन समय मैं एम्स में स्टेज के ऊपर एंकरिंग करता था, स्किट्स करता था, सब लोगों को एंटरटेन करने के लिए। बल्कि मैं बताऊं, मैं अपने गांव में जब बहुत छोटा था तब भी मैं गांव के होली के त्योहारों में जो है स्किट्स करके लोगों को एंटरटेन किया करता था। और 7वीं क्लास में स्कूल में जब था तो मुझे श्रवण कुमार का रोल मिला था, जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। ये माइथोलॉजिकल कैरियर की शायद शुरुआत रही होगी उस वक्त। तो ऐसे ऐसे स्टेज पे आता गया, लेकिन मुंबई का रास्ता नहीं मालूम था। मुंबई का रास्ता मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन मैंने पता नहीं वो क्या नशा रहा होगा एक्टिंग का कि
वो खींच लाया मुझे यहाँ। और बहुत डिफिकल्ट समय मैंने देखा है। मैं आज आपके इस चैनल पे ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने शुरू के 4-5 साल बहुत तकलीफ से गुजारे हैं मुंबई में, लेकिन उन तकलीफों को सहन किया, उनको अपने ऊपर दिया। उसमें तकलीफ बहुत होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार में इतनी हिम्मत होती है कि इन सब तकलीफें ये एक तरफ रह जाती हैं और उसकी कला जो है एक तरफ होती है। वो तकलीफें सेकेंडरी हो जाती है। कहते हैं ना कि जब आप किसी कैरियर में जाते हैं तो सबसे पहले आपका उपहास होता है, फिर अट्ठास होता है, फिर दुर्दशा होती है, और जब दुर्दशा के मार्ग को आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सम्मान मिलता है। फिर हर व्यक्ति आपको सम्मान देना चाहता है, लेकिन वो जो पहली 3 स्टेजेज थी, उपहास, अट्ठास और दुर्दशा, वो गुजरना जो है, एक कलाकार जो है मुझे लगता है भली-भांति उसे कर सकता है अगर वो अपने पैशन को ज़िंदा रखे। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। सर, मुश्किलात की आपने बात कही तो मैंने कहीं पढ़ा था, आपने कहा है कि टाइम मैनेजमेंट और एक्सपेंसेस का मैनेजमेंट मैनेजमेंट करना अगर आ जाए तो मुंबई में आध स्ट्रगल आधी हो जाती है। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमें बताएं। ये जो आपने सीटी स्कैन का स्पेशलाइजेशन बताया और रेडियोग्राफी जी, बताया, जब मैं मुंबई आया, जी। मैंने थोड़े समय में ये जर्नी देख लिया कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स होते हैं वो 6 बजे तक ही मिलते हैं, हुँ, और हुँ। पैसे की तो आवश्यकता होती है अपने खर्चे चलाने के लिए। तो मैंने क्या किया, वो पार्ट टाइम जॉब पकड़ा शाम को 7 टू जी, 10, ताकि मैं घर वालों पे बोझ ना बन सकूं, बार बार घर वालों को चिट्ठी लिखूं, फोन करूं कि भाई मुझे पैसे भेज दो, वो भी कब तक भेजेंगे। तो मुझे लगा मैं आत्मनिर्भर हो जाता हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता हूं, तो किसी का कोई प्रश्न चिन्ह रह नहीं जाएगा। तो मैंने फिर वो जी। इवनिंग में 7 to 10 जो है पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। उससे मेरा इतना पैसा आ जाता था कि मेरा महीना बहुत आराम से निकल जाता था। और आज आपके चैनल पे ये बता के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 80 to 83 में 500 रुपए में महीना चलता था, 500 रुपीज में, मुंबई जैसे शहर में। तो क्या बात! उसमें से भी हम सोचते थे कि 10 रुपए बच जाए तो अच्छा है, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। देखिए, कलाकार को अगर आराम मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो वो कला के प्रति उसका जो जोश होता है ना, वो छुट जाता है। जी, जो कला का जो जोश होता है ना, वो मुझे लग जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में अगर रेवोल्यूशन लाना है तो गरीब इंसान ही ला सकता है, अमीर आदमी रेवोल्यूशन नहीं ला सकता। ट्रू, ट्रू। गरीब के पास कुछ खोने को नहीं होता है, ही हैज नथिंग टू लूज एक्चुअली। तो इसलिए उसकी पूरी इंटेंसिटी जो है उस काम में रहती है। ऐसे ही जब तक आप स्टार नहीं बनते ना, हमारे यहाँ बहुत एक अच्छी कहावत है कि पहले जब आप नए-नए आते थे, काला चश्मा लगा के घूमते हैं ताकि कोई आपको देखे। जब आप स्टार बन जाते हैं तो काला चश्मा लगाते हैं कि आपको कोई ना देखे। तो ये 2 अलग-अलग सिचुएशन है देखिए। तो मकसद एक ही है, लगाना काला चश्मा ही है आपको, लेकिन काला चश्मा लगाने का मकसद 2 हैं अलग। पहले आप चाहते हैं कोई देखे, फिर आप चाहते हैं कोई ना देखे, फिर गाड़ी के शीशे भी काले लगा लें। मैं इसका दूसरा कहता हूँ, अगर आप पब्लिक से नहीं मिलेंगे ना, तो पब्लिक की चाहत आपके लिए कम हो जाएगी। आपको पब्लिक के यस। बीच रहना चाहिए। आपको अपने फैन्स के बीच रहना चाहिए, ताकि फैन्स जो हैं जब आपका कोई प्रोडक्ट आए तो वो उसे अच्छा हो या बुरा हो, क्रिटिसाइज करें या उसे कहें कि हाँ एडमायर करें, दोनों चीजें उनके लिए ओपन है। लेकिन कलाकार जो होता है वो जनता के लिए होता है, अपने फैंस के लिए होता है अपना। अगर वो उसको एडमायर या क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो उसका काम फिर पीछे रह जाएगा। इसलिए हमेशा कलाकार को जो है पब्लिक से जुड़े रहना चाहिए। और जहां तक आपने टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की बात की, मनी मैनेजमेंट का तो मैंने बता दिया कि आपको इवनिंग में कोई ना कोई अगर आप काम ढूंढ लेंगे तो आपका बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट ये होता है कि हमारे यहाँ मैंने अक्सर देखा है फिल्म इंडस्ट्री में कि लोग गप्पे मारना बहुत पसंद करते हैं। आप उसको यूटिलाइज कीजिए, आप अपनी वॉइसिंग पे काम कीजिए, अपनी हेल्थ पे काम कीजिए, आप म्यूजिक लवर बनिए। अगर म्यूजिक लवर नहीं मतलब पढ़ने की आदत डालिए। कोई ना कोई चीज आपको जिंदगी में कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, वो काम आएगी कभी ना कभी आपको। इसलिए एक कलाकार होने के नाते मैं कभी अपने आप को खाली नहीं पाता हूँ। मैं आज आपको बताऊं, मैंने खाली कभी होने का ये सोचा ही नहीं। अगर होता हूं तो मैं कोई एक रास्ता ढूंढ लेता हूं उसमें, ताकि मैं अपने आप को व्यस्त रख सकूं। मैंने समाज सेवा करना शुरू कर दिया। आर्टिस्ट एसोसिएशन है जो मुंबई में, तो वहाँ कलाकारों के लिए जो सेवा करने का काम है मैंने वो पकड़ लिया, उसमें व्यस्त रहने लगा। जब खाली होता था वहां समय देने लगा। वो ना करके मैं राजनीति में चला गया, ताकि एक राजनीति एक ऐसा मंच है जहां मैं लोगों की सेवा कर सकूं किसी भी कारण से। तो आपको कलाकार को अपनी कला के प्रदर्शन के साथ साथ अपने को व्यस्त रखना भी आना चाहिए, जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी है, एंगर मैनेजमेंट भी है। मैं एक और वर्ड आपको यूज कर रहा हूँ, एंगर मैनेजमेंट।
फाइनेंस मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, ये 2-3 चीजें एक कलाकार को हमेशा सीख लेनी चाहिए। या तो खुद कैलकुलेट करे इनके विषय में कि मुझे कैसे करना है, नहीं तो कहीं से सीख लेना चाहिए भाई इन चीजों को मैं कैलकुलेट कर। अभी आपके साथ कोई फैन आके फोटो खिंचाना चाहता है, आप उसे गुस्सा कर दें, तो आपको मालूम नहीं आपने सिर्फ एक ही फैन नहीं खोया है, हजारों फैन खो दिए। उससे जितने कनेक्टेड लोग होंगे वो जहां जिसको मिलेगा बोले यार वो गजेंद्र चौहान का नेचर अच्छा नहीं है, तो वो बात फैलते फैलते कई सैकड़ों लोगों में जाती है। तो आप एक फैन नहीं खोते हैं, सैकड़ों फैन खो देते हैं साथ में। इसलिए एंगर मैनेजमेंट भी बहुत आवश्यक है इसके लिए। और एंगर जो है आपको खुद ही अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं आप एंगर की वजह से। तो ये 2-3 चीजें जो है ये मुझे लगता है कलाकार के अंदर खुद ब खुद डेवलप कर लेनी चाहिए, नहीं तो इसकी सीख ले लेनी चाहिए कहीं से। जी। सर हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको, हरजीत वालिया जी जुड़े हैं हमारे साथ मुंबई से, लिखते हैं नमस्कार गजेंद्र सर। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अय्याज शारिफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। नमस्कार किरण नमस्कार। भट्टा किरण भटनागर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, संगीत नाटक अकादमी से एसोसिएट रही हैं। मुनीर लोन साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। हरविंदर कौर बबली मस्कट से हमारे साथ जुड़ी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं। विनीता ठाकुर जी शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर है बहुत बड़ी, लिखती हैं युधिष्ठिर जी को हमारे प्रणाम। तो मैं यहाँ सर इन्होंने ये बात कही, तो मैं यहाँ आपसे जरूर कहना जानना चाहूंगी कि जो महाभारत में जो आपने युधिष्ठिर के करेक्टर को एक तरह से जीवंत कर दिया, एकदम से लाइफ डाल दी उसमें, तो उसका जो आपका अनुभव रहा, मैं चाहूंगी हम भी उससे देखिए हम ये भी उससे बताने से सुने। पहले मैं बताऊंगा कि आपने जो नाम लिए हैं अयाज साहब का मेरे लिए बहुत सम्माननीय जी है वो। और जी मैं दिल से कदर करता हूँ, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो, उनको मेरा प्रणाम। और हरजीत वालिया साहब का आपने नाम लिया, मेरे बहुत करीब मित्रों में से हैं, हमने साथ ही साथ कैरियर शुरू किया और उनका भी एक अच्छा मुकाम है फिल्म इंडस्ट्री में। तो ऐसे हम लोग ये इनका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। रही बात महाभारत की, महाभारत की सिलेक्शन प्रोसेस जो है काफी वर्षों तक चली। 1984 से शुरू होकर 1988 में महाभारत जो है वो टेलीकास्ट शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1988 को पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। और जो मुहूर्त हुआ था वो 7 जुलाई 1986 को हुआ था। और महाभारत जो है वो रामायण से पहले टेलीकास्ट होने वाली थी, ऐसा उस वक्त संजोग बन रहा था। लेकिन किसी कारणवश जनवरी 87 में रामायण जो है 24 जनवरी 87 को पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। और रामायण खत्म होने का वेट किया गया, क्योंकि हम लोग पायलट शूट कर चुके थे महाभारत का। और जिस वक्त महाभारत का पायलट शूट हो रहा था, मेरा जो ऑडिशन हुआ था वो कृष्ण के रोल के लिए हुआ था। जो 3,500 ऑडिशंस हुए थे, ऐसे तो बहुत सारी हजारों लाखों एप्लीकेशन आई थी, लेकिन उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो करीब करीब 3,500 लोग थे जिनके ऑडिशंस हुए थे। तो 3,500 ऑडिशंस होने में भी करीब 8-10 महीने लगे थे। तो उसमें से जो सबसे ज्यादा 3,500 में से 1,500, 1,500 में से 500, फिर 150 करते करते जो लास्ट 12 फाइनल हुए थे, उसमें जो पहला नंबर था वो गजेंद्र चौहान का था, जिसको कृष्ण की भूमिका के लिए रखा गया था। तो समय बीतता गया, महाभारत डिले हो गई, महाभारत आगे चली गई। फिर मुझे किसी को मालूम नहीं होता ना प्रोजेक्ट कितना बड़ा हिट होगा या चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि रामायण एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन गई थी महाभारत के आगे। तो हमें काम तो करना ही होता कलाकार के रूप में। तो मैंने साउथ की कुछ फिल्में की। और साउथ का जो खाना होता है बेसिकली वो नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा सूट नहीं करता है, राइस वगैरह थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो उनका अपना बेसिक जी है। तो जी उससे थोड़ा मेरा वेट बढ़ा। तो जब मैं वापस लौटा वहां से, तो रवि चोपड़ा साहब ने मुझसे कहा कि आपको, मैं मुझे लगता है या तो वेट कम करो, नहीं तो मैं बलराम के रोल में शिफ्ट कर दूं। और बहरहाल मुझे बलराम के रोल में शिफ्ट कर दिया गया। और मेरे पास आज भी वो एग्रीमेंट है जो बलराम के रोल के लिए हुआ था। तो मैं बहुत खुश नहीं था। तो मैंने रवि चोपड़ा साहब से कई बार कहा कि कहाँ कृष्ण कहाँ बलराम, आप मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा या तो फिर आप फिट हो जाओ उसके लिए। तो ये फिट होना भी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मेरा काम बहुत चल रहा था साउथ में उस वक्त। जी बहरहाल कहानी आगे चलती है। और फिर जो विदुर बने थे नीतीश भारद्वाज, वो पहले विदुर कर रहे थे, तो वो कृष्ण की भूमिका के लिए उनको रखा गया। और मेरा और नीतीश का करीब करीब 7 बार ऑडिशन साथ में हुआ। और दोनों को करीब करीब बराबर मार्क्स आते थे हर बार। लेकिन फाइनल जो हुआ उसमें जो टीम थी, जो सिलेक्शन टीम थी, उसने कहा कि जो आंखों में चालाकी ज्यादा है वो नीतीश की है, और कृष्ण जी के रोल में वो चाहिए उनको। तो उस पे वो स्कोर कर गए। और वैसे भी उन्होंने बहुत अच्छा बेहतरीन रोल किया है कृष्ण का, ऐसा नहीं जी है। जी और मुझे जो है
जो युधिष्ठिर कर रहे थे उस वक्त, उनके लिए ललित तिवारी साहब, जिन्होंने संजय जी। किया बाद में, तो रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि 5 भाइयों के कॉम्बिनेशन में मुझे वो सूट नहीं कर रहे हैं, तो हम गजेंद्र को ट्राई करते हैं, और मुझे युधिष्ठिर के लिए ट्राई किया गया। और वो पूरी सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरते हुए मुझे 17 अगस्त 1988 को युधिष्ठिर का रोल फाइनल हुआ और मेरा एग्रीमेंट हुआ, और 28 जुलाई 1988 से मेरी पहली शूटिंग शुरू हुई। क्या बात सर, क्या बात। कमाल का किया सर आपने, कमाल था वो, कमाल था। मैं थैंक चाहूंगी यू। सर उसके बारे में जरूर सुने, बहुत ही कमाल का था सर। हमारे से सतीश आनंद सर जुड़ चुके हैं, आदरणीय संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, राइटर हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, दिल्ली दिल्ली रंगमंच की और आकाशवाणी के नाटकों से उनका जुड़ाव है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सारे हमारे साथ स्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। मैं अगर सबके नाम लेना चाहूंगी तो सर मैं चाहूंगी कि पहले मैं आपसे बात करूं। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, लेकिन सर के साथ बात करने को इतना कुछ है। हमारे साथ युवराज शर्मा सर जुड़े हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, बेहतरीन कलाकार, लाजवाब इंसान और माइम के तो बादशाह कहती हूँ मैं इनको। बहुत बहुत स्वागत युवराज सर। दीपाली नरोला जी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। सर मैं चाहूंगी कुछ इंसिडेंट युधिष्ठिर के, आप किस तरह से वो करेक्टर आपने जिया और क्या कुछ अनुभव रहे महाभारत के वक्त। नहीं, महाभारत जो है बेसिकली, अगर महाभारत का क्रेडिट मैं किसी को दूंगा तो मैं एक ही व्यक्ति को दूंगा इसका। नंबर वन, अगर किसी को क्रेडिट देना तो रवि चोपड़ा साहब, जी। डायरेक्टर जो थे हमारे, उन्होंने जी। सब किरदारों को एक अलग सुर दिया, एक अलग वॉक दिया, एक अलग जी। टोन दी। वो सब चेक करते थे एक्चुअली। तो ये जो पूरा क्रेडिट है, ये सबसे पहले जाता है रवि चोपड़ा साहब को। और जी। दूसरा अगर क्रेडिट मैं दूं तो दूं डॉक्टर राही मासूम रजा साहब को, जिन्होंने संवाद इतने खूबसूरत लिखे। देखिए, बहुत फनी जोक्स भी होते थे उस वक्त हम लोगों के साथ में। मैं एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करूंगा, बहुत फनी सा था। जुए का जी। एपिसोड चल रहा था, और जुए का एपिसोड में युधिष्ठिर सब कुछ हार जाता है, और हारने जी। के बाद वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आता है कि जुआ बुरा है, खेलना करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धर्म भी बंधा जुए के पाश। तो ये दोहा है, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो ये एक सीख थी कि भाई जुआ नहीं खेलना चाहिए जिंदगी जी। में। जी। तो मैं उसी दिन एपिसोड खत्म होने के बाद, मुझे अपने, मेरा बेटा छोटा, एक ही बेटा है वो, तब छोटा था, मैं उसको मुंबई में जहाँ ट्यूशन जाता था उसको लेने गया, और गाड़ी में बैठा जी। के वापस लौट रहा था, तो एक सिग्नल पे खड़ा था, तो मेरे बराबर में एक गाड़ी आई, उसमें काफी लोग, मारुति वैन होती है ना, वो थी, उसमें काफी जी। लोग भरे हुए थे। तो उन्होंने देखा, अरे युधिष्ठिर, तो उन्होंने बहुत जोर से चिल्ला के बोला, अरे युधिष्ठिर, जुए में तो सब कुछ हार गया, गाड़ी का द्रौपदी के लेके घूम रहा है। तो इस तरह के कमेंट्स बहुत सुनने को मिलते थे, लोग मजाक भी उड़ाते थे। एक बार बेंगलोर की फ्लाइट में भी मेरे साथ एक हुआ ऐसा ही। मैं बेंगलोर से मुंबई आ रहा था, तो फ्लाइट में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। एक लेडी थी, मुझे याद है अभी तक, शायद मिसेस लता मिसेस लता ओबराय, ऐसा कुछ नाम था। उन्होंने बताया कि मेरा नाम मिसेस लता ओबराय है और मैं मुंबई में रहती हूँ। यू आर गजेंद्र चौहान? मैंने कहा यस। कह रही, मेरा दिल कर रहा है मैं जोर से थप्पड़ मारूं आपको। तो मैंने बोला क्यों? बोले, हाउ डेयर यू पुट योर वाइफ इन द गैम्बलिंग। तो लोग जो है बहुत कैरिड हो गए उन हाथ, उन चीजों से, उन इंसिडेंट से। अब उसमें हमको सब कुछ झेलना भी पड़ा। फिर लोग सम्मान भी देते थे, आशीर्वाद दे दीजिए। देखिए, हम तो एक छोटे से कलाकार हैं जो अपना काम किया, डायरेक्टर ने जैसा कहा वैसा किया है, और हम नहीं होते कोई और होता, तो वो भी वैसा ही करता, उससे अच्छा करता हो सकता है हमसे। तो ये तो समय की बात है। समय ने अपनी गति से चलता है, कर्म जो होते हैं इंसान के वो उसको एक पोजीशन दे देते हैं। तो मुझे लगा कि हमको वो पोजीशन मिली, और जिसकी बदौलत ये रोल करने को मिला, ये डेस्टिनी थी शायद हमारी। तो जी। लेकिन उसके साथ बहुत सारे फन। मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग बर्मिंघम में एक बार एक शो कर रहे थे, एक लाइव महाभारत ऑन स्टेज। जी। तो जब शो खत्म हुआ तो मुझे याद है, एक पंजाबी फादर रहे होंगे जो वहाँ के नेटिव थे, पंजाबी फैमिली थी, और उनका छोटा जी। 7 साल का बेटा था, और वो थोड़ा हैंडीकैप था बच्चा, उसके पैरों में कुछ जी। प्रॉब्लम थी। तो वो अपने फादर की गोदी में आया और मुझे
देख के उस बहुत खूबसूरत लाइन बोली, और मुझे उस दिन गर्व हुआ अपनी सभ्यता और संस्कृति पे, हिंदुस्तान की। उस बच्चे की आंखों में आंसू थे शो खत्म होने के बाद, 7 years old चाइल्ड, और मुझे बोलता है, पाजी तुसी कदों आओगे फिर। मतलब वो कितना मिस करता होगा, पर मुझे खुशी है कि 7 साल के बच्चे में वो सभ्यता और संस्कृति कितनी गूढ़ भरी हुई है, इसकी जड़ें कहाँ तक है हमारी। तो बड़ी खुशी होती है ऐसे कमेंट्स जब मिलते हैं, लोग तारीफ भी करते हैं, लोग कई बार जुए का इंसिडेंट को लेके बहुत कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं, अच्छी बुरी बातें करते हैं। मुझे लगता है दोनों ही बातें हमारे लिए सम्मान्य हैं, और हम दोनों जी बातों को जो है हमने सर माथे पर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। हमने डायरेक्टर ने जैसा कहा, कहानी ने जैसा डिमांड थी, वो हमने परफॉर्म किया और लोगों के सामने अपनी बात को प्रस्तुत किया। अब किसी को कोई बात पसंद आती है, किसी को नहीं आती। मैं आपको बताऊं, हमारे महाभारत में जुए के एपिसोड, चीर हरण के एपिसोड को लेकर किसी ने जो है बनारस में एक कोर्ट केस भी कर दिया था कि आपने ऐसा कैसे, एक नारी के साथ ऐसा क्या कर सकते हैं। और वहां से वारंट निकले कुछ आर्टिस्टों के नाम, जैसे दुर्योधन थे या कर्ण थे या दुशासन थे। वो चीर हरण का जो साड़ी खींचने का था, उन्होंने कहा आप कैसे कर सकते हैं ये सब, और वो तो कहानी है ना। लेकिन उन्होंने वहां जाना पड़ा उनको, और फाइनली जज ने कहा कि हमने तो फोटो खिंचाने के लिए आपको बुलाया था आपने। तो ऐसे ऐसे किस्से बहुत, महाभारत में बहुत किस्से हुए। महाभारत की कहानियां जो है ना, बल्कि आपको बताऊं, अपने कपिल शर्मा शो में हम लोग गए थे, हमने बहुत जी सारे किस्से जी भी। जी 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 बिल्कुल महाभारत एक बिल्कुल सर। लैंडमार्क है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इसी देश में संभव है कि जहाँ रामायण और महाभारत जो सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है, उसको लोग इतना प्यार और आशीर्वाद 32 साल के बाद भी वैसा ही दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा बात बता के आपको जी खत्म करूंगा। जी जी मुझे याद है बहुत सारे लोग टीवी इंडस्ट्री के ये बोला करते थे हमें कि भाई आपका महाभारत इसलिए हिट हुआ क्योंकि वहां तब एक ही चैनल था। जब दूरदर्शन पे जी जी टेलीकास्ट हुआ था जी 80s में, तो एक ही चैनल था इसलिए हिट हुआ। लेकिन अभी लॉकडाउन में तो 900 चैनल थे, फिर हिट तब भी हुआ। ये हिट होने का कारण ये है, मैं आपको बताऊं, ये हमारे खून में है चीजें, बिल्कुल हमारे संस्कारों में है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी मर्यादाएं हैं। ये सब ये किरदारों से जुड़ी हुई है। अगर आप गौर करें, पुराने जमाने में किताबों में एक चैप्टर होता था महाभारत का कि कौरव और पांडवों की कोई लड़ाई हुई थी, और उसके बाद उनका कुछ फैसला नहीं हो पाया था और वो मारे गए थे। ये इतनी सी एक चैप्टर होता था। लेकिन अब जो है धीरे धीरे, मैंने दूरदर्शन से भी ये रिक्वेस्ट डाली थी कि भाई हर 5 साल के बाद रामायण और महाभारत इस देश को दिखाया जाए, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन चेंज होती है उसमें वो संस्कार, वो सभ्यताएं पिरोई जा सके, वो परंपराएं पिरोई जा सके, लोग जो है उनको अपने बच्चों को दिखा सकें। मेरा बेटा डॉक्टर है अभी, ही इज ए ग्रोन अप, ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। तो आपको खूबसूरत बात बताता हूँ, जब भी जुए का एपिसोड आता है वो नहीं देखता है, बिकॉज ही कांट सी फादर लूजिंग। और मैंने उसको कहा कि ये तो कहानी है। बोला नो, आई कांट सी, आई डोंट वांट टू सी माय फादर लूजिंग। तो उसकी गहराई कितनी है, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ सच में कि सच उसको में लोग सच का समझ बैठे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये माइथोलॉजी नहीं है, हिस्ट्री है ये। अब जिस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रही है और वहाँ कहीं कहीं जगह से अवशेष मिल रहे होंगे, तो ये माइथोलॉजी नहीं रही है, मिथ नहीं है कि हुआ था कि नहीं हुआ था। ये हुआ था, और किस फॉर्म में हुआ वो अलग बात है, बट ये हुआ था, और इसके अवशेष जो हैं हमारी इसमें है, संस्कारों में है। अभी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे उस पर रिसर्च कर रही है, और वो बहुत सारी चीजें जो हैं मिल रही हैं। जैसे अगर आप राम मंदिर का देखें तो वहां पे जो चीजें मिली हैं, तभी जाके ये फैसला हो सका। तो इसी तरह महाभारत के भी अवशेष हैं। तो ये अब मिथ नहीं रहा, ये इतिहास बन चुका है, ये इतिहास है हमारा। और इतिहास हमको अगली जनरेशन को देना ही है, अगली पीढ़ी को देना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। दिलीप लंगू जी हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर से, लिखते हैं ब्रिलियंट, आदर और नमस्कार। हमारे साथ महेश बादल जी ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है, जो अभी आज नहीं आ पाए शो में, लेकिन आपके लिए मैसेज है। बहुत अच्छे राइटर हैं, लिखते हैं कि मेरा सादर प्रणाम कहिएगा आपको। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी अय्याज आरिफ साहब की आपने बात की, जो बहुत ही
पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने थिएटर में रिसर्च पीएचडी की है अपनी, और कश्मीर में उनका एक बहुत बड़ा नाम, ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड वेरी गुड एक्टर। मैं सर, उन्होंने मुझे कहा कि एक सवाल आपसे जरूर पूछना कि जब आप कश्मीर आए, कश्मीर में जो आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं खुद कश्मीर से हूं, तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर जम्मू कश्मीर से आपका जो रहा है हमसे जरूर शेयर करें। कभी कभी मुझे लगता है मैं कश्मीर में पैदा क्यों नहीं आ, हुआ। कमाल अद्भुत, सर, कमाल अद्भुत, सर आपकी बात। अद्भुत। और आप अगर ज्यादा सुनना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि वो मेरा पहला ट्रिप था कश्मीर का, और मुझे लगा मैं स्वर्ग में आ गया। अयाज साहब अगर लाइन पे होंगे तो मैं उनसे ये शेयर करना चाहूंगा कि जब हम लोग पहलगांव या कहाँ पे एक जगह शूटिंग कर रहे थे, और मैं सुबह उठा, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बिलीव मी, बिलीव मी काजल जी, मैं विंडो से बाहर देखा, मुझे लगा मैं स्वर्ग में हूँ। इट वॉज सो गुड। आई मीन, उसको शब्दों में बांधना, मुझे लगता है उसको ठीक से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। और मतलब हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, हमारा ब्रेन है वो। अगर आप नक्शा देखें तो हिंदुस्तान का ब्रेन है वो। और मैं चाहता हूं, जिस तरह से अभी सरकार बहुत ही जागरूक है कश्मीर को लेकर, कश्मीर बहुत तरक्की करे। टूरिज्म का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है कश्मीर। ऐसी अद्भुत लोकेशंस, शूटिंग्स, एक दौर में शूटिंग अगर कश्मीर नहीं दिखता था किसी फिल्म में तो फिल्में नहीं मानी जाती। कश्मीर में एक गाना करना ही करना है। तो वहां के लोग बहुत अद्भुत हैं, लेकिन कहीं जाके जब बहुत खूबसूरत चीज होती है उसको नजर लग जाती है कभी कभी। तो वो बीच में कहीं नजर लग गई थी, और अब वापस जो है हम लोग उस तरफ लौट रहे हैं। मेरी दिल से दुआएं हैं कि कश्मीर और कश्मीर वाले बहुत तरक्की करें, और हिंदुस्तान में एक बार फिर कश्मीर का जो रुतबा हुआ करता था वो कायम हो। और ये जो हम वो फ्री हो हम लोग जाने के लिए, हम देखें, हम अपने बच्चों को लेके जाएं, दिखाएं कि ये गर्व से कहें कि ये हमारा प्रेम है, हिंदुस्तान का प्रेम है ये। यहाँ यहाँ दिल भी बसता है लोगों का। तो बिल्कुल सर, मैं रियली, बिल्कुल मैं दिल सर। से बोल रहा हूँ। मैं आज दिल से बोल रहा हूँ, मुझे रोकिए मत। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैं वहां क्यों नहीं हूँ। बहुत खूबसूरत। अय्या साहब, लव यू। आई मीन, आई लव माय brothers and sisters in Kashmir. Literally, we सर are all आपने Indians. I'm Bharati. सर आपने तो रुला दिया कश्मीर, मतलब क्या कहूँ सर, मैं आपको क्या कहूँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब लिखते हैं, अभी अभी इनका मैसेज आया, यू स्मर्क था एंड इट वाज रेनिंग। जो आपने अभी बात की, बस यू स्मर्क एंड इट वाज रेनिंग। Yes, 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 जी। yes. मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शब्बीर मुजाहिद जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं दूरदर्शन केंद्र के। लिखते हैं, आई हैव अटेंडेड हिज शूटिंग्स इन श्रीनगर, इज अ वेरी फाइन एक्टर एंड अ रियल जेंटलमैन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. जी। सर सुचित्रा जी, क्योंकि आपके पास वक्त भी नहीं है, मैं जल्दी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। सुचित्रा जी का एक मैसेज आया है। अय्याश अली साहब लिखते हैं, लव यू टू सर। Thank you so much. सर मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है इस कार्यक्रम को ऐड साहब देख रहे हैं। मुझे बहुत, मेरे लिए सौभाग्य की बात। सर उन्हीं की वजह से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सर ये आप एफटीआई में रहे और आपने एफटीआई में इतनी चेंजेस लाई एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो सुचित्रा जी लिखती हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था और वहाँ क्या जो आपका अनुभव रहा, जो आपने वहाँ की जो चीजें की, हम चाहेंगे कि हम भी उसे जाने। सुचित्रा जी का ये सवाल है। मुझे, सुचित्रा जी को मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे लिए एफटीआई एक बहुत बड़ा चैलेंज। मुझे जी एफटीआई जाने के बाद ये लगा कि इतने सारे काम पेंडिंग क्यों हैं। अगर कोई काम करे, पिछले लोग अगर काम करते जो उस पद पे थे, तो ये काम पेंडिंग नहीं होते, मेरे सामने इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। अब मैं बहुत शॉर्ट में आपको गिनाना चाहूंगा वो 23 काम जो मेरे लिए लैंडमार्क बने, और वो जी। मैंने किया। आप समझ सकते हैं कि कितना काम पेंडिंग होगा। मैं पहले काम से शुरू करूंगा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिलेबस, जो पिछले 15 साल से नहीं हुआ था। 15 मैंने साल अपने से। नहीं हुआ था।
ये मैंने अपने टेन्योर में किया, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये चेक किए जा सकते हैं, कहीं भी आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, वहाँ ईयरली होता था, मैंने उसको 6 मंथ सेमेस्टर सिस्टम किया, जो 3 ईयर कोर्स था उसको 6 सेमेस्टर में डिवाइड करके, ताकि स्टूडेंट्स का आकलन हो सके, उनको ये देखा जा सके कि कितनी उनकी डेवलपमेंट हो रही है एवरी 6 मंथ्स। जी उसके सर। अलावा मैंने वहां पे एक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टिव्स किया। इलेक्टिव्स का मतलब जैसे ऑप्शनल होता है ना, कि भाई आप अगर एक्टिंग सीख रहे हैं तो आपको डायरेक्शन, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, जो बाकी सब्जेक्ट हैं जी उनमें से 2 आपको सीखने होंगे साथ के साथ। जी ये जी इससे सर। पहले कभी नहीं हुआ था। उसके बाद जो है वहां पे फैकल्टी बहुत कम थी उस समय, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास समय बहुत कम था, हमने वॉक इन इंटरव्यूज किए और जो फैकल्टी कम थी उसको फिलअप किया, और 1 अगस्त 2016 को ऑन टाइम जाके हमने, जो 2 साल 0 ईयर थे, 14 एंड 15 जी 0 ईयर थे वहाँ पे, जिसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ था, तो हमने जी 1 अगस्त को अपना ऑन टाइम दोनों कोर्सेज, टीवी का भी और फिल्म का भी शुरू किया। जी उसके अलावा ओपन डेज हमने इंट्रोड्यूस किए। ओपन डेज का मतलब है, लोग ये सोचते थे यहाँ होता क्या है, फिल्म बनती है, दिखती है, बनाई जाती है, क्या होता क्या है। तो हम लोगों ने जनरल पब्लिक के लिए ओपन डेज का एक सिस्टम नया शुरू इंट्रोड्यूस किया, कि लोग आएंगे, जी देखेंगे अंदर, और पहले दिन 250 लोग आए, दूसरे दिन 11,000 लोग आए। फिर हमने इंस्टीट्यूशन जितने हैं सबको लेटर भेजे कि भाई आप आइए, अपने बच्चों को दिखाइए। उसके अलावा जो वहां पे इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे कभी सेलिब्रेट नहीं होता था, ये मैंने वहां सबसे पहले वहां शुरू करवाया। कैन यू बिलीव दिस, इंडिया में रह के हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे ना सेलिब्रेट करें। वेरी स्ट्रेंज स्ट्रेंज सर, वेरी स्ट्रेंज। ये मेरे टेन्योर में फिर दोबारा से शुरू करवाया। उसके अलावा देखिए, जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, बहुत सारे काम है, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ आपको जो मैंने हाँ। किए। तो उसमें जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, एक दिन मैंने बैठे बैठे सोचा कि वहां पे जो बच्चे आते हैं वो डिग्री करके आते हैं, और डिग्री करने के बाद जब कोर्स कर लेते हैं उनको डिप्लोमा मिलता है, जबकि उनका हक मास्टर डिग्री का है। आप ग्रेजुएशन जब करके आते हैं तो यस। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। तो वो लेकिन 1960 से लेके आज तक वो डिप्लोमा ही मिलता था। मैंने 27 डेज में, ये मुझे लगता है कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहेगा तो भी शायद नहीं तोड़ पाएगा, 27 डेज में मिनिस्ट्री से बात करके, वो कमेटी से बात करके, पूरी कमेटी को दिल्ली से मुंबई पूना ला के, सर्वे करा के, 27 डेज में उसको मास्टर डिग्री में कन्वर्ट कराया। क्या बात, क्या बात आज सर। हमारे बच्चे अपने अपने कोर्सेज में पूरे वर्ल्ड में एमफिल कर, डीलिट कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। वाह। पहले क्या, डिप्लोमा की वजह से बाहर जाके स्टडी नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक करा है, मैं आपको श्रीनगर से जोड़ूंगा उसके लिए। हमारे इंस्टीट्यूट में एक कोर्स में 10 सीट्स होती हैं, 10 सीट्स, 6 कोर्सेज हैं, जी तो 60 जी। सीटें हुए। तो मुझे ऐसा लगता था हिंदुस्तान में सिर्फ 60 ही लोगों को एडमिशन मिलेगा, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उस समय मैंने एफटीआई इनिशिएटेड शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑल ओवर द कंट्री शुरू किए, जिसमें श्रीनगर भी एक सेंटर था। अरे श्रीनगर में वाह। हमने क्लास, यस, वाह। श्रीनगर में बहुत सक्सेसफुल हमारा टेन्योर रहा। और अभी मुझे लगता है मेरे टेन्योर के बाद भी वहाँ कंटिन्यू है, और कई बार वहाँ पे ये कोर्सेज रन कर चुके हैं। इसकी एड भी आती है कि कौन से क्षेत्र में कहाँ पे हम लोग कर, बिलीव मी, गुवाहाटी, अरुणाचल से लेके राजस्थान, और श्रीनगर से लेके अंडमान निकोबार में भी हमने इनिशिएटेड कोर्स किए, क्या पांडिचेरी बात। में किए, ऑल ओवर 28 स्टेट्स में हमने ये कोर्सेज शुरू किए उस वक्त। और इसका फायदा ये हुआ कि फाइनेंशियली भी गेन हुआ एफटीआई को। नहीं तो ट्रू। वो क्या होता था, जितने वो 60 बच्चे थे, वो बहुत, वहां की तो फीस कम थी ना, तो उससे इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक फाइनेंस प्रेशर था। तो ये जब बाहर निकले हम लोग इससे, और बाहर बिलीव मी रिटायर्ड लोग आके वो कोर्सेज करते थे। क्या और जो बात। एप्रिसिएशन कोर्स चलता है वहां पे, साल में एक ही बार चलता था। जो लोग जानकार होंगे उनको पता होगा कि समर में एक बार चलता था, जिसमें से करीब करीब 80 स्टूडेंट्स लिए जाते थे, और उसकी 10,000 रुपीज फीस हुआ करती थी। वो वर्षों से 10,000 ही थी। सब चीजों की महंगाई बढ़ गई, लेकिन वो कोर्स 10,000 में ही सिखाया जाता। उसकी फीस हमने थोड़ी बढ़ाई, 25,000 की, और उसको साल में 2 बार किया, एक बार विंटर सेशन और एक बार समर सेशन। तो उससे क्या हुआ, ये सारी चीजों का फायदा लोगों को हुआ। बिलीव मी, हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर्स, नेवी वाले, सब लोग आके वो एप्रिसिएशन कोर्स करके जाते थे। दे वांट टू नो क्या द सिनेमा।
व्हाट इज सिनेमा अबाउट। इट इज नॉट दैट सिनेमा के जो जानकार हैं या सिनेमा में जो इंटरेस्ट वही करें। जर्नलिस्ट, एक बहुत बड़ी भावना सुमाया जी जर्नलिस्ट हैं, जी जी हिंदुस्तान जी का नामी जी नामी जी गिरामी है, जी उन्होंने वो जी। एप्रिसिएशन पोस्ट किया हुआ है। तो क्या बात। वो बल्कि मेरी कमेटी में भी थी उस वक्त, मेरी जो एफटीआई की सोसाइटी की कमेटी थी उसमें भी वो थी। तो क्या ये बात। जब काम मैंने जिम्मेदारी ली तो मैंने इस काम को आगे बढ़ाया। और बहुत सारे काम है, वहां का जो हॉस्टल है बहुत पुराना हॉस्टल था, उसके लिए फाइनेंस वहां से मिनिस्ट्री से अप्रूव करवाया। पर तब तक फिर क्या हुआ, अप्रूव होने के बाद में वहां तक तो हो गया था प्रोविजनल अप्रूवल, और उसके बाद मेरा टेन्योर खत्म हुआ। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लोग आएंगे उनकी जिम्मेदारी। मैंने जो क्या 3 साल बात। का था वो 1 साल 2 महीने में मैंने पूरा वो काम खत्म। क्या बात। अय्याज आरिफ साहब लिखते हैं कि श्रीनगर सेंटर प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल रहा है श्रीनगर सेंटर एफटीआई का। हेड्स ऑफ टू यू। अशोक थैंक यू। भौमिक जी लिखते हैं, यस इवन माय सन हैड डन एप्रिसिएशन कोर्स, उनकी डॉटर ने आपके टेन्योर में वहां से एफटीआई से पास आउट हुई हैं। मुनीर लोन साहब लिखते हैं कि बहुत ही बढ़िया। और नौरीन शर्मा जी लिखती हैं, सर ग्रेट वर्क ग्रेट वर्क। जस किरण चोपड़ा जी लिखती हैं, अप्रिशिएबल स्टेप। एंड जगजीत सरीन जी वरिष्ठ अंककर्मी लिखते हैं, गुड डिसीजन चौहान साहब। बहुत ही खूबसूरत बात थैंक यू। सर, बहुत ही खूबसूरत। और इतना बड़ा। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी लिखते हैं, मुंबई से हैं हमारे साथ, और ओह वेरी सिनोर से जुड़े हुए हैं। जी लिखते हैं, वेलकम गजेंद्र जी। सर अभी मैं आपको बस एक सवाल चाहूंगी आपसे पूछना चलते चलते, क्योंकि आपके पास भी वक्त नहीं, लेकिन सर इट वॉज टू गुड। जो बच्चे मुंबई आना चाहते हैं, वो मुंबई आने से पहले किस तरह की तैयारी रखें कि वहां आके उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। देखिए, एक तो मुंबई की जो सबसे बड़ी समस्या है वो निवास की है, रहने की जी जगह जो है। जी थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये महंगा शहर है थोड़ा सा। जी आप एक तो अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब यहाँ आने के बाद ढूंढ सके सबसे बेहतर होगा। दूसरा, आप ओवर एक्सपेंसेस मत कीजिए कभी भी। मुंबई में हमारे यहाँ एक्टर्स धोखा इसमें खा जाते हैं कि बहुत सारा ओवर एक्सपेंसेस करना शुरू कर देते हैं, दोस्ती बन जाती है, दोस्ती में लगता है पार्टी में चलते हैं, यहाँ चलते हैं। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, अपने जी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखिए, और फोकस इतना रखिए कि सिर्फ काम काम और काम। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप कल पॉपुलर भी हो जाएं उसके बाद भी यही सोचिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ जैसे टाइम मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा था आपसे, हमारे यहाँ जब सेट पे पैकअप होता है हम्म। तो जो लोग बोलते हैं अरे थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग बात करते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं, मैं चेंज करके घर पहुंच चुका होता हूँ। हाँ। क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। हमने काम किया उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ट्रिप पे जाएं तो बेहतर होगा। हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें वहां गप्पे मारने में या वो डिस्कस करने में। तो वो बच्चा आए अपने आप को फोकस ये करके आए कि मुझे जो है काम में ही इंटरेस्ट रखना और किसी चीज में नहीं। एक्सपेंसेस कंट्रोल करें। उसके अलावा आप अगर कोई रास्ता ऐसा ढूंढ सकें कि आप थोड़ा कमाई का रास्ता पार्ट टाइम जॉब इवनिंग में कर सकें तो वो बेहतर होगा। आप बल्कि आप ये कर सकते हैं, अगर आप ट्रेंड एक्टर हैं तो कहीं ना कहीं कोई क्लासेस ले सकते हैं इवनिंग। ट्रू। तो उससे थोड़ी आपकी अर्निंग्स होंगी, जो अर्निंग्स होंगी उससे आप अपने आप को थोड़ा सपोर्ट दे पाएंगे। ये 2-3 चीजें हैं, मुझे लगता है ये बहुत सहायक होती हैं आपको कैरियर बनाने में, जब तक आप अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर लेते। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू सर। सुचित्रा जी लिखती हैं कि मेनी क्लाउड्स क्लियर्ड अबाउट एफटीआई। एफटीआई के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। सच में हम लोगों को भी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई, और इतना काम किया सर एफटीआई को लेकर, वाकई अप्रिशिएबल। जी सर। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं वो और भी मिस हो गई हैं, ये मैंने 8-10 चीजें ही बताई। मैं आपसे एक दिन एक बात और लास्ट लास्ट कहूंगा। जी मैं सर। हमेशा हमेशा जो समस्याएं होती है ना उनके ऊपर गौर ये करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकले। जी जैसे ये थोड़ी सी शेयर कर रहा हूँ आपसे। वहां पे जी थोड़ी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी। जो सिक्योरिटी जी थी वो कभी कभी जो है स्टूडेंट से मिल जाती थी, तो डिसिप्लिन जो है कंट्रोल में नहीं रहता था। एक दिन मैं अकेला बैठा था और मैंने सोचा कि अच्छी सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी। फिर मैंने सोचा कि जो पुलिस में भर्ती होने आते हैं, अगर 100 सीट हो, 100 तो भर जाती है, वो 101 नंबर किधर जाता है, 102 किधर जाता है, 103 किधर जाता है। देवर इक्वली गुड। उनका 100 में नहीं आया नंबर, ये अलग बात है। तो मैंने उसकी छानबीन की, पता चला कि वो मुंबई की महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन जो है वहां जाके भर्ती हो जाते हैं। दे वर गुड एक्चुअली, दे कुड हैव बीन पुलिस ऑफिसर्स, बट उनका किसी वजह से बिकॉज सीट्स कम थी तो नहीं हो पाया।
तो मैंने उनको छानबीन की, जाके उनको मिला, उनके डीजीपी साहब को मिला और मैंने वहां से जो सिक्योरिटी थी उसको अपॉइंट किया। एंड बिलीव मी द सिक्योरिटी वाज, और डिसिप्लिन इतना अच्छा मेंटेन हुआ, आज तक देखिए वहां से आवाज नहीं आई है एफटीआई से। क्या बात सर, जब आप क्या स्टूडेंट्स बात को, सर। और 17 स्टूडेंट, बिलीव मी, उसके बाद जब मेरा टर्म खत्म हो गया, मेरे घर पे मुझे मिलने आया और उन्होंने कहा कि सर वी मिस यू सर, एक्सट्रीमली सॉरी, व्हाट वी डिड वाज रॉन्ग एक्चुअली। और बल्कि Yes, आज भी मुझे कभी कभी मैसेज आता है किसी का कि सर वी आर मिसिंग यू। तो बट कहानी अब आगे चली गई है, हम कहीं दूसरी जगह ड्यूटी कर रहे हैं अभी, तो ठीक है, अब जो दूसरे लोग आएंगे वो काम करेंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने काम में फोकस रहें तो मुझे नहीं लगता कोई कोई चीज असंभव होती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल वाकई प्रोवाइडेड यू आर ऑन टारगेट, यू कीप वाकई योरसेल्फ। वाकई। डॉक्टर सला मेहता लिखती हैं गजब, वाकई गजब। एंड अशोक भौमिक जी लिखते हैं यस आई हैव बीन टू दैट प्लेस एंड आई कैन वाउच फॉर दैट, कि इतना आपने इसका जो आपने चीजें वहां की है उसके एक बारे में चीज का लिखा दुख है अशोक जी से, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे दुख इस बात का है कि जिस मीडिया ने मेरे अगेंस्ट कैंपेन चलाया था उस वक्त, उसने मेरे अच्छे कामों को कभी सराहा है, उसको है। पब्लिक तक नहीं पहुंचाया। जब मेरे ऐसे फेसबुक लाइव होते हैं और मैं विद प्रूफ ये चीजें बोलता हूँ कि ये मैंने यस, किया है, तो लोगों तक बातें पहुंचती हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बट जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने कभी मेरे कामों को पब्लिक तक नहीं पहुंचाया, इसका मुझे दुख रहता है कभी कभी। क्या कहें, लेकिन सर आपने वाकई वहाँ बहुत बहुत चेंजेस लाई हैं, जो जिस तरह से अशोक भौमिक जी लिखते हैं कि आई कैन वाउच फॉर दैट सर। बट इट वाज सो गुड आपके साथ बात करना, इट वाज सो एनरिचिंग ऑल्सो सर। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपको कि आप यहाँ इस मंच पर आए और आपने इतनी अपनी जर्नी शेयर की, इतनी गाइडेंस दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं हैप्पी न्यू ईयर, और तमाम दर्शकों को जो जुड़े हुए हैं उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। हमने बहुत बड़ा संकट गुजारा है अभी 2021 में, हम सब के लिए मंगलमय हो, सबके परिवार के लिए मंगलमय हो। और जाते जाते अय्याज साहब को धन्यवाद करूंगा कि आपसे जुड़ने का जो माध्यम है वो अय्याज साहब हैं, और उनका दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने काजल जी से मुझे ये बात करने का अवसर दिया। और काजल बहुत जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। प्रिविलेज सर, प्रिविलेज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से मैं सभी को तहे दिल से सभी को कहना चाहूंगी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के लिए जो आने वाला साल है बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी नई उम्मीदें लेकर आए, और बहुत ही खूबसूरत साल निकले। जो हमारा पिछला साल था वो बहुत मायूसी भरा साल था, और उम्मीद करती हूँ कि हम सबके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई के लिए। और कल हमारे साथ जो हमारा अगला अंक होगा शख्सियत का, रूबरू थिएटर ग्रुप और विजयश्री फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत का जो अगला अंक होगा उसमें हमारे साथ होंगे सतीश आनंद साहब, एक बहुत बड़ा नाम, रंगमंच का संगीत नाटक अकादमी अवार्डी और राइटर हैं, और बेहद बेहतरीन रंगकर्मी हैं। और उनकी जो जर्नी है, उनकी जो यात्रा है, उनसे हम सभी कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनसे हम सभी रूबरू होंगे। तो जुड़िएगा कल शाम को हमारे साथ एक बार फिर से शख्सियत के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि एंड हैप्पी न्यू ईयर।